नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक जोन में। इस सेशन में हम स्टील क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड एवेल्यूएशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिस चैप्टर में कि ये हमारा वैल्यूएशन चैप्टर है। वैल्यूएशन चैप्टर का यह सेकंड पार्ट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि किसी संपत्ति की लाभकारी दशा में बनाए रखने के लिए अथवा इससे होने वाली वार्षिक आय को रक्षित करने के लिए किया गया व्यय क्या कहलाता है। तो किया गया व्यय क्या कहलाता है। कोई भवन है, उसमें हम इससे लाभ प्राप्त करने के लिए इसके पेंडेंट या फिर इसमें होने वाले फिटिंग्स, जो भी नल टोटी, ये क्या हुआ, इसमें ख़राब होते रहते थे। इनके लिए हमको कुछ व्यय करने की आवश्यकता होती है। तो इसी व्यय के लिए हमको कुछ धन की आवश्यकता होती है। इस व्यय को ही हम क्या बोलते हैं, संभावित खर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संभावित खर्च। इंग्लिश में आउट गोइंग्स हो जाता है। क्या बोलते, सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। ग्रॉस इनकम किसे बोलते हैं, सभी स्रोत से हमारा जो संपत्ति है उससे जो आय आ रही है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस इनकम बोलते हैं, सकल आयु बोलते हैं। अगर वही हमारा जो सकल आयु है, ग्रॉस इनकम माइनस क्या कर दिया जाए, आउट गोइंग्स कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है, नेट इनकम बन जाता है। क्या बन जाता है, नेट इनकम बन जाता है। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आउट गोइंग्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संभावित खर्चे के अंतर्गत आता है। कौन निम्नलिखित में से संभावित खर्चे के अंडर में आता है। तो रिपेयर्स खर्च आता है, लोकल टैक्स एंड इनकम टैक्स आ जाता है, और इंश्योरेंस कराई जाता है। जो हमारी संपत्ति है इसके अग्निशमन के लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। और इसका जो हम इस इंश्योरेंस उसको बोलते हैं। और शोधन निधि किसे बोलते हैं, जो हमारा ये संपत्ति है, संपत्ति से हम कुछ क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। जो ब्याज सही चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संपत्ति के लाभकारी आयु के अंत में, सपोज ये 10 वर्ष बाद घर हमारा ख़राब हो जाता है, सैल्वेज में मलबे के रूप में तब्दील हो जाता है खंडहर में, तो उस 10 वर्ष बाद क्या होता है, शोधन निधि हमारा इकट्ठा होकर टोटल लागत का 90% हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, शोधन निधि बोलते हैं। तो है हमारा शोधन निधि, इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, लोकल टैक्स, रिपेयर्स, ये आदि किस्म के अंडर में आ जाते हैं, आउट गोइंग्स के अंडर में आ जाते हैं। सही आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा यहाँ डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मरम्मत खर्च वार्षिक किराया का कितना प्रतिशत लिया जाता है। तो मरम्मत खर्च, रिपेयर कितना लिया जाता है, वार्षिक आय का टोटल इनकम का कितना लिया जाता है, हम कितना लेते हैं, 10 से 12% लेते हैं। 10 से 12% क्या लिया जाता है उसका, रिपेयर्स खर्च पे टोटल आय का होता है। कितना होता है, 10 से 12% हमारा। और नगर पालिका कर कितना हो जाता है, लगभग 20% हो जाता है। वहीं प्रबंधन के लिए खर्च जो किया जाता है, प्रबंधन के लिए और संपत्ति कर किया जाता है 5% 5% कितना होता है, किसका होता है, प्रबंधन खर्च के लिए। जी हम उसको मैनेजमेंट के देख रेख के लिए या फिर पैसा की उगाही करने के लिए जो रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट खर्च। तो वो 5% हो जाता है। 5% और क्या हो जाता है हमारा, संपत्ति के ऊपर जो कर लगता है वो हो जाता है हमारा। और 1.5% क्या होता है, 1.5% हमारा बीमा खर्च होता है। क्या होता है, 1.5% क्या होता है, 1.5% हमारा मरम्मत खर्च हो जाता है। क्या हो जाता है, रिपेयर्स खर्च हो जाता है। सॉरी, रिपेयर्स खर्च नहीं, यहाँ पे हम क्या 1.5% हमारा क्या यहाँ पे हो, ये टोटल हमारा हो जाता है। देख लेते हैं फिर। मरम्मत खर्च वार्षिक किराया कितना प्रतिशत होता है। तो वार्षिक किराया का जो हमारा ये होता है 10 से 12% होता है। 20% नगर पालिका कर हो जाता है, 5% संपत्ति कर, और 5% 5% क्या होता है, संपत्ति कर और प्रबंधन कर हो जाता है। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या बन जाता है, 10 से 12% क्या होता है, मरम्मत खर्च वार्षिक किराए का 10 से 12% आता है। कि 10 से कितना आता है, 12% आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमसे पूछ रहा है कि मरम्मत खर्च टोटल लागत कितना प्रतिशत आता है। तो टोटल लागत का 1 से 1.5% कितना, 1 से 1.5% हमारा क्या आता है, 1 से 1.5% हमारा 1 से 1.5% हमारा ये क्या आता है, रिपेयर खर्च आता है। रिपेयर खर्च हमारा कितना आता है, 1 से 1.5% आता है। कितना, 1 से 1.5%। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या बन जाता है, सही आंसर हमारा ए बन जाता है। क्या हो जाता है, ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि संपत्ति क्या है। संपत्ति से होने वाले वार्षिक आय का कुछ भाग प्रतिवर्ष शोधन निधि के रूप में अलग निकाल दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको शोधन निधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शोधन निधि। हम क्या करते हैं? शोधन निधि क्या होता है? जिसको हम प्रतिवर्ष कुछ कुछ पैसा हम निकालते जाते हैं, उस पैसे का चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। जैसे हमने पैसा एक्स निकाला, चक्रवृद्धि ब्याज के बाद ये टोटल पैसा ये कितना हो जाएगा? टोटल लागत का 90% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल लागत का 90% हो जाएगा। स्क्रैप वैल्यू क्या कहलाता है? कोई भवन है या फिर जो संपत्ति है उसकी तोड़ने के बाद जो उसका मूल्य मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। सैल्वेज वैल्यू किसको बोलते हैं? जो खड़ी अवस्था में जो उसको हमको मूल्य मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं। एन्युटी किसे बोलते हैं? किसी हमारे समयबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष हम इनकम में से कुछ राशि जो देते हैं अगर हमने क्रय किया हुआ है उधार पे, तो उसको हम क्या करते हैं? एन्युटी कहते हैं, वार्षिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सिंकिंग फंड या फिर शोधन निधि हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शोधन निधि चक्रवृद्धि ब्याज सहित संपत्ति की लाभकारी आयु तक कुल लागत का कितना प्रतिशत होता है? तो कुल लागत का कितना प्रतिशत हो जाता है? शोधन निधि लाभकारी आयु के अंत में 90% हो जाता है। कितना हो जाता है? 90% हो जाता है। और 10% कहाँ से आता है? 10% मलबे का मूल्य अर्थात स्क्रैप वैल्यू से हम ले लेते हैं। उसका हम स्क्रैप वैल्यू कितना मानते हैं? 10%। इस प्रकार से टोटल हमारा क्या हो जाती है? टोटल लागत आ जाती है। यहाँ पे जो हमारा ज़मीन होता है, लैंड होता है, लैंड की हम अवमूल्यन नहीं होता, इसलिए यहाँ इसमें हमारा शोधन निधि में लैंड खर्च नहीं ऐड किया जाता है। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा 6 का डी हो जाएगा, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि संभावित खर्चा जो आउटगोइंग है आय का कितना प्रतिशत होता है? तो संभावित जो खर्च आता है आय का कितना प्रतिशत होता है? 40 से 45% क्या होता है? आउटगोइंग्स आते हैं। टोटल आय का, वार्षिक आय का कितना प्रतिशत? तो वार्षिक आय का हमारा कितना आता है? 40 से 45% आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला? चिनाई एवं कंक्रीट से बने भवन की लाभकारी आयु कितनी होती है? तो चिनाई और कंक्रीट से बने भवन की लाभकारी आयु कितनी होती है? 60 से 80 साल मानते हैं हम लाभकारी आयु, कंक्रीट और चिनाई से बने हुए। वहीं अगर हम केवल कंक्रीट ब्लॉक की बात करें तो कंक्रीट ब्लॉक का कितना लिया जाता है? 80 लिया जाता है। वहीं पत्थर का कितना लिया जाता है? स्टोन की बात करें तो स्टोन का कितना लिया जाता है? 100 वर्ष माना जाता है स्टोन। और कंक्रीट का ब्लॉक को कितना मानते हैं? 80 साल मानते हैं। और हम स्टोन का कितना ईयर मानते हैं? उसका एक्सपायरी डेट बोले तो स्टोन का हम 100 वर्ष लेते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या बनता है? सही आंसर हमारा ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भवन की लाभकारी आयु क्या है? किसी भवन की लाभकारी आयु समाप्त होने पर अथवा प्रचलित होने पर पुनः निर्माण कार्य करने के लिए समयबद्ध पद्धति पर जो निधि उसके सेवा काल में अर्थात सेवा काल के अंत में अगर भवन की आयु 60 वर्ष है तो 60 वर्ष के अंत में अगर 2000 में भवन बना हुआ है तो 2016 में हमारे भवन के लिए जो एकत्रित की गई राशि होगी उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? शोधन निधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंकिंग फंड बोलते हैं। जो टोटल लागत का हमारा कॉस्ट है, कॉस्ट का कितना % होता है? 90% लिया होता है। तो सही आंसर यहाँ क्या बन जाएगा? 9 का डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि शोधन निधि जो सिंकिंग फंड है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं होता? तो शोधन निधि में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं होता? स्क्रैप वैल्यू, मलबे का जो मूल्य है वो सम्मिलित नहीं होता, वो साथ में लैंड कॉस्ट सम्मिलित नहीं होता है। तो इस प्रकार हमारा ये सही आंसर क्या बन जाएगा? कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो ए एंड बी हमारे शोधन निधि सिंकिंग फंड में सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संपत्ति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं इनमें से? तो संपत्ति को प्रभावित करने वाले कारक मांग और पूर्ति। अगर हमारे मार्केट में अगर हम जो भवन है उसकी क्या होगा? डिमांड अधिक हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा? मूल्य जो हमारा वैल्यू होगा क्या बढ़ जाएगा। वहीं अगर पूर्ति अगर कम हो जा रही है, अगर मांग बढ़ गया है वहीं पूर्ति कम हुई तो फिर वैल्यू बढ़ जाएगा इसकी। जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है तो हमारी संपत्ति की बढ़ोतरी उस अपेक्षा नहीं हो पा रही है तो उस समय क्या हो जाएगा? हमारे संपत्ति या भवन का
वैल्यू बढ़ जाएगा। क्रय का उद्देश्य क्या है, हम कि अगर सार्वजनिक पब्लिक के लिए हम खरीद रहे हैं, क्रय कर रहे हैं, तो उसका क्या होता है, प्राइवेट की तुलना में रेट कम होता है, इसको कम लेते हैं हम। प्राइवेट वाली हम तुलना में अधिक हम रेट दे के खरीद लेते हैं। तो हमारे क्रय के का उद्देश्य हम पे डिपेंड करता है। सार्वजनिक की सार्वजनिक के लिए अगर हम खरीद रहे हैं तो उसमें हम कम धन राशि लगाने की कोशिश करते हैं, और प्राइवेट में खरीदे उसमें अधिक धन राशि लगाने की कोशिश करते हैं। या फिर भौगोलिक कारण, वहाँ की अगर स्थिति कैसी है, भौगोलिक ऐसा नहीं कि उस क्षेत्र में नाली की व्यवस्था अच्छी नहीं है तो इस क्षेत्र में पहुँच अच्छा ना हो, सड़क ना हो, तो इस प्रकार की स्थितियों को देखते हुए, या फिर पॉलिटिकल कोई वहाँ पर ट्रेजेडी है तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, भौगोलिक दृष्टि से वहाँ पर उसके वैल्यूएशन में अंतर आ जाता है। अगर भौगोलिक स्थिति, नाली की व्यवस्था उचित नहीं है, सड़क की व्यवस्था उचित नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ की वैल्यू घट जाती है। क्षेत्र का उच्चीकरण, क्षेत्र का जो उच्चीकरण, क्षेत्र ऊंची जगह पे, पानी लगने वाली जगह पर नहीं है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र नहीं है, तो इस स्थिति पे क्या होती है, वैल्यू बढ़ जाती है। वहीं विकास हो रहा है, उस क्षेत्र में सड़कें बन रही हैं, दुकान आसपास होते जा रहे हैं वहाँ पे, तो इस स्थिति में भी क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि संपत्ति क्या है, संपत्ति के मूल्य का प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन कारक रहते हैं, तो सभी उपरोक्त सभी क्या है, संपत्ति को प्रभावित करते हैं, संपत्ति के मूल्य को, वैल्यू को प्रभावित करते हैं। सही आंसर यहाँ 11 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि शोधन निधि, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको समझना है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। शोधन निधि की वार्षिक किस्त किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है, तो शोधन निधि की वार्षिक किस सूत्र से ज्ञात करते हैं, तो क्या होता है, SI से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शोधन निधि की वार्षिक जो किस्त को उसके SI से प्रेजेंट कर रहे हैं, R किसको प्रेजेंट कर रहा है, वार्षिक ब्याज को प्रेजेंट कर रहा है, S किसको प्रेजेंट कर रहा है, कुल शोधन निधि, लाभकारी आयु के अंत में जो शोधन निधि होगी उसको प्रेजेंट कर रहा है, N किसको बता रहा है, लाभकारी आयु को बता रहा है। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या बनता है, SC क्या बोल रहा है, शोधन निधि किस्त के बारे में बता रहा था। यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शोधन निधि के वार्षिक किस्त की सूत्र से ज्ञात किया जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर SI R इंटू एस बाई में क्या हो जाएगा 1 + R⁴ प्लस -1 यहाँ पर हो जाएगा। फिर से हम इसको बता देते हैं तो क्या हो जाएगा, SI हमारा जो होगा SI = RS बाई में 1 + R⁴ -1, ये हमारा क्या हो जाता है, जो किस्त के रूप में जो हमारी धन प्रति वर्ष हमको निकालना होगा वो हमारी यह किस्त है। SI क्या है, किस्त है। यहाँ पे R क्या है, ये हमारा रेट है, किस रेट के हिसाब से हम उसकी रिकवरी का पैसा बढ़ रहा है। S क्या है, यहाँ पे टोटल क्या है, S हमारा टोटल कुल शोधन निधि है जो हमारे लाभकारी आयु के अंत में बचेगा, वो हमारा कितना बचना चाहिए, यानी टोटल लागत का 90% S हम ले लेते हैं। 1 + R⁴ क्या है, तो लाभकारी आयु है, -1 करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है किसके लिए, शोधन निधि वार्षिक किस्त के लिए हमारा सूत्र हो जाता है। यहाँ से हम दोबारा लिखते हैं SI क्या है, वार्षिक शोधन निधि की वार्षिक किस्त है। R इंटू S, R क्या है, यहाँ पर रेट है जिस पे हम इसको रख रहे हैं। S क्या है, S हमारा टोटल लाभकारी आयु के अंत में जो धन बच रहा है, या फिर क्या बोल सकते हैं, टोटल कास्ट का 90% है। और फिर क्या आता है 1 + R⁴ हमारा लाभकारी आयु है, -1 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या बनेगा, सही आंसर हमारा R इंटू एस बाई में 1 + R⁴ -1 हो जाएगा, हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। यहीं पर अगर R की वैल्यू 1 ले ली जाए, क्या ली जाए, सॉरी S की वैल्यू अगर हम 1 रुपये ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारा ये जो बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, शोधन निधि किस्त गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शोधन निधि किस्त गुणांक। SC = R बाई में 1 + R⁴ -1 हो जाता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, शोधन किस्त गुणांक बोलते हैं। शोधन किस्त गुणांक, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा SCR इंटू ये क्या हो, ये हमारा सही आंसर बनेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा SI =
क्या होगा, एस आई इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा एस आई इक्वल टू आर इंटू एस बाई में 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1। ये क्या हो जाएगा हमारा, शोधन निधि की किस्त वार्षिक ज्ञात करने के लिए हमारा ये सूत्र हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा शोधन निधि की किस्त गुणांक क्या होती है, तो यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी रख दी जाती है, 1 रख दी जाती है, तो ये हमारा मिल जाएगा। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, शोधन निधि किस्त गुणांक क्या हो जाएगा हमारा, सी आंसर सही हो जाएगा। एस सी इक्वल टू आर बाई में 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1। शोधन निधि को हम दोबारा, जो हमारा गुणांक है, कोफिशिएंट है, क्या हमारा, उसको हम दोबारा लिखते हैं, क्या है, शोधन निधि किस्त गुणांक जो हम बोलते हैं, उसको हम दोबारा यहाँ लिख रहे हैं आर बाई में एस की वैल्यू 1 ले ली जाती है, बाई में 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 हमारा ये हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, शोधन निधि गुणांक बोलते हैं, सिंकिंग फंड कोफिशिएंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक हम न्यूमेरिकल हम दो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक भवन की जलापूर्ति व्यवस्था पर कितना रुपया, 10,000 रुपया व्यय किया जाता है। पाइप फिटिंग की लाभकारी आयु कितनी है, 20% है, 20 वर्ष है। 20 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा हमारे यहाँ पर। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 6% है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6% हो जाएगी। मानकर उपरोक्त परिव्यय की पूर्ति के लिए शोधन निधि की वार्षिक किस्त निर्धारित करना है। तो इसका हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एस जो है हमारा यहाँ पर, जो टोटल शोधन निधि कितना है हमारा यहाँ पर होना चाहिए, 10,000 रुपये होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10,000 रुपये होना चाहिए। यही भवन की बात करता है तो हम 90% लेते हैं, क्योंकि भवन के मलबे से हमको कुछ रुपया मिल जाता है अनुमानता हमें। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, टोटल हमारी जो शोधन निधि लाभकारी आयु के अंत में अर्थात 20 वर्ष बाद 10,000 रुपये। आर की वैल्यू कितनी है, 6% अर्थात 0.06 हो जाएगा। एन कितना हो जाएगा, लाभकारी आयु 20 वर्ष है, हमको एस आई ज्ञात करना है, अर्थात शोधन निधि की किस्त ज्ञात करनी है हमको वार्षिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इंटू एस, क्या है, आर इंटू एस, एस आई इक्वल क्या होता है, आर इंटू एस बाई में 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हम यहाँ पर वैल्यू रख दिए 0.06 इंटू 10,000 बाई में 1 प्लस 0.06 इंटू 10 टू द पावर 20 माइनस 1। तो इसको हमको सॉल्यूशन करेंगे, हमको पेपर में कैलकुलेटर मिलता है, कैलकुलेटर सॉल्यूशन करेंगे कितना आ जाएगा, 271.806 रुपीज़ आ जाएगा, जो जिसको नियरेस्ट हम कितना ले सकते हैं, 272 रुपया इसको नियरेस्ट ले सकते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भवन पे है, सीधा सा यहाँ पे पूछा हुआ है, एक पुराने भवन का मूल्य कितना है, 3.5 लाख रुपया में क्रय किया गया। कितने में खरीदा गया है, 3.5 लाख रुपया में, जिसमें 0.5 मतलब 0.5 लाख क्या है, भूमि का मूल्य है। भूमि का मूल्य कितना है, 0.5 लाख रुपीज़ है। तो निम्नलिखित है, तो भवन की शेष आयु कितना रह गया है, 30 वर्ष, अर्थात हमारे n कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। मलबे का मूल्य क्रय मूल्य का कितना माना गया है, यहाँ पे 10% मानते हुए शोधन निधि की वार्षिक किस्त ज्ञात करना है, जहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, आर का वैल्यू कितना दिया है, 4% दिया हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व में यहाँ पे हम देखेंगे भूमि का जो भूमि सहित जो हमारा मूल्य हो जाएगा कितना है, 3.5 लाख रुपया। कितना हो, 3.5 लाख रुपया। भूमि का मूल्य कितना है, 50,000 रुपया। कितना है, भूमि का मूल्य 50,000 रुपया। भवन का केवल मूल्य कितना हो जाएगा, ज़मीन का छोड़कर लैंड का, क्योंकि लैंड में अवमूल्यन नहीं होता, इसीलिए लैंड छोड़ देते हैं। कितना हो गया, 3 लाख रुपया होगा। 10% की दर से मलबे का मूल्य को हम माइनस करेंगे तो कितना रुपया माइनस करेंगे हम, 30,000 रुपया माइनस करेंगे। तो कितना टोटल हमारे पास 30 वर्ष बाद जो शोधन निधि के रूप में बचना चाहिए आवश्यक धन, वो कितना हो जाएगा, तो 30 कितना हो जाएगा, वो हमारा जो यहाँ पे 1 0 ये नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, 3 लाख माइनस 30,000 क्या हो जाएगा, 2,70,000 रुपया हमारा क्या होगा, एस की वैल्यू हो जाएगी, जो हमारी लाभकारी आयु के अंत में था, अर्थात 30 वर्ष के बाद में बचना चाहिए। आर हम एन की वैल्यू 30 वर्ष हो गया, आर की वैल्यू 4% है, अर्थात 0.04 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को हम रखते हैं फार्मूला में, फार्मूला एस आई क्या होता है, एस आई इक्वल टू आर एस बाई में 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 हमारा होता है। ये क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला में हम वैल्यू रखते हैं, आर की वैल्यू कितना है, 0.04 है यहाँ पे, और एस की वैल्यू कितना है, 2,70,000 है। बाई में कितना रखेंगे, 1 प्लस 0.04 टू द पावर 30, कितना हो गया,
30 यहाँ पे हो गया। वैल्यू रखते हैं और सॉल्यूशन करने के बाद हम कैलकुलेटर मिलता है कितना आता है 4814 आता है, अर्थात 4814 रुपया आता है। यहाँ पर हमारा जो शोधन निधि की सिंकिंग फंड की वार्षिक किस्त कितनी हो जाएगी 4814 रुपया हमारी वार्षिक किस्त हो जाएगी। तो सही आंसर हमारा यहाँ क्या बनता है, सही आंसर हमारा सी बन जाता है 4814 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।